हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपका आज के क्लास में। मेरा नाम है वंदना और आप देख रहे हैं मिस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है एल्कीन्स। देखो, ये वीडियो स्पेशली बीएससी पार्ट फर्स्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में है एल्कीन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स। पहले हम एल्कीन्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसको खत्म करने के बाद हम साइक्लोएल्कीन्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको एल्कीन्स समझ में आएगा तभी आपको साइक्लोएल्कीन्स आएगा, ठीक है। यानी साइक्लोएल्कीन्स समझने के लिए आपको पहले एल्कीन की वीडियो सारी देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम साइक्लोएल्कीन स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज रहती है कि मैम अगर हमें कोई डाउट आता है तो वो हम कहाँ पे पूछें। तो देखो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप क्या है वो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ। जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है, आप क्या करेंगे, टेलीग्राम पे जाएंगे और सर्च करेंगे। सर्च क्या करना है आपको, @मिस केमिस्ट्री 11, ठीक है। ये आपको सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में। जब आप टेलीग्राम खोलेंगे तो सर्च करेंगे। देखो, इसमें कोई भी स्पेस नहीं है, मिस केमिस्ट्री 11 है, ठीक है, स्पेस नहीं है। देखो, जब आप ये सर्च करेंगे आपको मिस केमिस्ट्री ग्रुप के नाम से एक ग्रुप मिलेगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ अपनी क्वेरीज सॉल्व करते हैं। आप क्या करेंगे, अपना कोई भी जो डाउट होगा ग्रुप में डाल देना, आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? आज अभी हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स के बारे में। देखो, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका एल्कीन्स होता क्या है। एक तो हमने पढ़ा हुआ है 11th 12th में जो एल्कीन्स है एंड अल्काइन्स है। 3 क्लासेस हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन जो सेकंड क्लास हम यहाँ पे वो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपके चैप्टर जो आपका सिलेबस है बीएससी पार्ट फर्स्ट का, उसमें एल्केन नहीं है, आपका एल्कीन है, ठीक है। एल्कीन्स और अल्काइन्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एल्कीन्स के बारे में देखो, आपको ये पता होना चाहिए एल्कीन्स होता क्या है बेसिकली। देखो, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड। सिंगल बॉन्डेड मतलब CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। ये होता है आपके पास एल्केन। अगर हम बात करें एल्कीन की, ठीक है, जो हमारा चैप्टर है इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड क्लास है आपके पास एल्काइंस की। इसमें क्या आएगा आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये भी चैप्टर हम करेंगे, लेकिन जो आज का चैप्टर हम ये वाला स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन में क्या होगा आपके पास, डबल बॉन्ड। क्लियर इतनी बात? अभी देखो, ये तो हमें समझ में आया कि एल्कीन्स क्या होते हैं, लेकिन जो आपके पास इसकी स्ट्रक्चर होती है, यानी आपको आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो स्ट्रक्चर है इसकी वो क्या है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट। देखो, एल्कीन्स में आपके पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं कार्बन के बीच में। तो दोनों डबल बॉन्ड कैसे बनेंगे, एक तो आपका ये वाला कार्बन है, एक आपका ये वाला कार्बन है, और दोनों ही कार्बन एल्कीन्स में क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। यानी मैं एक कार्बन का बताती हूँ आपको, इसके एक्साइटेड स्टेट हम लिखते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या है आपके पास, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी स्टेट क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी ये एक s का यूज करता है 2 p के, और ये एज अ अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल इसके कार्बन के ऊपर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये तीनों यूज करते हैं। अब देखो ध्यान से, एक तो इसने यूज किया s का और 2 p का, यानी एक तो कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। एक होता है 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, क्योंकि इसने कितने यूज किए हैं, 3 ऑर्बिटल, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ बना लिया। ऐसे ही दूसरे वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बनाएगा और एक कार्बन के साथ, ठीक है। ये तो इसने यूज कर लिया, लेकिन ये क्या है, अनहाइब्रिड है, तो इसका एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतनी बात तो ये चीज होती है। अब क्या होगी, देखो ये क्या है, अपना जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज करके ये क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। 2 हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, एक कार्बन एटम के साथ, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक तो ये सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन में 3 सिग्मा बॉन्ड, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक ये वाले हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये दोनों ही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल
ऑर्बिटल क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। जब साइड वाइज, हमेशा साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है तो सिस्टम में क्या आता है, पाई बॉन्ड आता है, ठीक है, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, इसमें ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, और इसमें भी ओवरलैपिंग होगी। जब इसमें ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, पाई बॉन्ड, यानी यहाँ पे क्या बनेगा हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, ठीक है, एक पाई बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इतनी बात ये थी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। अभी देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का भी ऑब्वियस है फर्क पड़ेगा कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लो या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ले लो, उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो अलग होती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, ठीक है। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ होगी वो क्या होगी, शॉर्टर होगी, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, लॉन्गर होगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जब डबल में चेंज होता है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी कम हो जाती है, ठीक है, समझ में आया। तो ये वाला जो बॉन्ड होगा हमारे पास पाई बॉन्ड वाला वो छोटा होगा और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, ये बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स की, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम आइसोमराइजेशन पढ़ लेते हैं एल्कीन्स के बारे में, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एल्कीन्स की आइसोमराइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने दो एग्जांपल ली हैं, C4H8 की और C5H10 की। देखो इसमें क्या होगा हमारे पास आइसोमराइजेशन इन एल्कीन में कि हमारे पास जो मैंने यहाँ पे तीन स्ट्रक्चर्स बनाई है, अब तीनों स्ट्रक्चर्स में आप देखो कि नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है, जो पहली स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो मैंने डबल बॉन्ड है वो पहली पोजीशन पे लगाया है, ठीक है। जब पहली पोजीशन पे मैंने लगाया तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्यूटीन, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 4 है, चाहे आप काउंट कर लो 1 2 3 4, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम देखो कितने हैं, जब काउंट करोगे तो 8 ही आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लगाया तो इसका नाम क्या हो गया, 1 ब्यूटीन। अगर डबल बॉन्ड मैं किसी और पोजीशन पे लगा दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको सेम रखने हैं, कंडीशन हमारी पास ये रहेगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4, ठीक है, 4 है, और हाइड्रोजन भी हमारे पास 8 है, ठीक है, तो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने हमारे पास जो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन थी वो चेंज हो गई। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन थी वो क्या थी, फर्स्ट थी, यहाँ पे क्या हो गई, सेकंड। यहाँ पे इसका नाम क्या आ गया, 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन हो गया। अब थर्ड केस में क्या है, हमने ब्रांचिंग में कर दिया, ब्रांचिंग इन द सेंस एक मिथाइल उठाया हमने ब्रांचिंग में ले गए, तो इसका नाम क्या पड़ गया। अब जब आप देखोगे नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 और हाइड्रोजन एटम जब काउंट करोगे तो 8 ही आएगा। बस यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रांचिंग में ले गया एक मिथाइल, जब मैंने लेके गई तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। यानी कहने की बात यह है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हर स्ट्रक्चर में सेम रखना है, लेकिन जो पोजीशन हमारे पास डबल बॉन्ड की वो चेंज होगी। जब पोजीशन चेंज होगी तो उसका नेम भी चेंज होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल है C5H10 की। अब देखो यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगाया, लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने रखे हैं, 5 रखे हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 10 है, चाहे आप काउंट कर लो। तो इसका नाम जो मैंने डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे लगाया तो 1 पेंटीन है। अगर मैंने डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे लगाया तो 2 पेंटीन हो गया। अगर मैंने इसमें ब्रांचिंग कर दी तो इसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। अगर मैंने ये वाली स्ट्रक्चर ले ली तो 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ठीक है। अब देखो सभी स्ट्रक्चर में आप चाहे काउंट कर लीजिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सेम है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन थी डबल बॉन्ड की वो चेंज हुई है, या फिर मैं जो हमारी मिथाइल थी उसकी मैंने क्या कर दिया, वो ब्रांचिंग में ले गई तो इसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। इतनी बात। तो यहाँ पे बस आपको यही करना है कि आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमेशा सेम रखने हैं, किसके केस में, आइसोमराइजेशन एल्कीन में, ठीक है। इतनी बात। ये था हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेर, समझ में आया। अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं एल्कीन्स के, ठीक है, जो इंटरेस्टेड है नोट्स बनाने में, अभी देखो आप क्या करेंगे, जो भी मैंने आपको एल्कीन्स के बारे में पहले बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो जो मैंने बताया वो अपनी लैंग्वेज में अपनी नोटबुक पे लिखेंगे, उसके बाद उतारेंगे आप ये वाला टॉपिक आइसोमेराइजेशन इन एल्कीन, क्योंकि देखो एग्जाम में तो नहीं पूछते, ऑब्वियस यही चीजें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। जो भी आगे मैं करवाऊंगी एग्जाम में वो पूछेंगे, लेकिन क्या है आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको चैप्टर का बेस पता होगा तभी आप आगे कर पाओगे, ठीक है। ये बेस है चैप्टर का, तो इस बेस को आप उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे। आगे हम स्टार्ट करते हैं
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर आपको इसका डिटेल में देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दूंगी, लेकिन दो ही एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, उसमें मैंने काफी सारी आपको एग्जाम्पल्स करवाई हुई है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, काफी सारे एग्जाम्पल्स मैंने उसमें करवा रखी है, तो आप देख के आ जाना, क्योंकि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री आपके सिलेबस में है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मेंशन किया हुआ है, तो वो वीडियो तो देख ही लेना, क्योंकि इसमें भी काम आ जाएगी और वो स्टीरियोकेमिस्ट्री में भी आपकी काम आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों चैप्टर्स के जो टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। क्लियर, समझ हम यहाँ पे भी लेते हैं, लेकिन वो वीडियो भी देख लेना। क्लियर, तो देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमारे पास कौन शो करते हैं, एल्कीन्स शो करते हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया किससे बनेगा, एक पाई बॉन्ड से और एक सिग्मा बॉन्ड से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग के कारण बनता है। अब देखो इन ओवरलैपिंग के कारण क्या होता है हमारे पास, मैंने क्या बोला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब इस पाई बॉन्ड के कारण क्या होता है हमारे पास, इन कार्बन के ऊपर जो भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी एटम, सपोज ये H1 है, ये H2 है, ये जो एटम्स प्रेजेंट है, इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि जो कार्बन एटम है वो क्या है, अपनी जगह से हिल नहीं पाते, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो एटम जहां है वो वही प्रेजेंट रहता है, इसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्ट रोटेशन। ये रिस्ट्रिक्ट रोटेशन हमारी कहां पे होगी, जहां पे हमारे पास ये एल्कीन होगा, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। अब देखो पाई बॉन्ड के कारण यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास कार्बन जो हो गया वो फिक्स्ड हो गया, एक ही जगह पे फिक्स्ड रहता है, वो हिल नहीं सकता। यानी हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो ये जो एटम है ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, जहां पे है वहीं पे रहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, शो कौन करता है, एल्कीन शो करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास ट्रांस और दूसरा है हमारे पास सिस। अभी ट्रांस में क्या है, अभी देखो मैंने आपको बोला कि एल्कीन शो करते हैं, इतनी बार तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो इसमें एटम्स होते हैं, इसमें दो आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, एक तो सिस करेगा, एक ट्रांस करेगा। ट्रांस में क्या है, जो हमारे पास ये देखो ये सेम एटम है ना, सेम एटम, ये क्या होते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑपोजिट साइड पे, क्या होंगे, ऑपोजिट साइड पे होंगे। और ये सेम एटम यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट साइड पे, तो हमने क्या है इसको नाम दे दिया ट्रांस टू ब्यूटीन। ठीक है, ये जो आइसोमर है ये कौन सा है, ट्रांस आइसोमर। उसके बाद हमारे पास सिस है, क्योंकि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक ट्रांस में एक सिस में। सिस में क्या होता है, हमारे पास जो एटम्स है सेम, वो जो सेम एटम है वो एक साइड प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसमें भी जो सेम एटम है वो क्या होंगे, हमारे एक साइड ही प्रेजेंट रहेंगे, जिसका नाम आएगा हमारे पास सिस टू ब्यूटीन। ठीक है, इतनी बात, ये था हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कर लेना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वीडियो आपके पास ओपन हो जाएगी। काफी सारे एग्जांपल्स मैंने उसमें करवा रखी हैं, तो वो देख के आना। क्लियर, आगे हम इसको करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और नोट्स बना लीजिए अपने साथ साथ। पढ़ेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स के बारे में। इसमें मैंने आपके दो पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट तो हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से, और दूसरा पॉइंट हमारा हम डिस्कस करेंगे हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की। यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर मैंने बताया कि जो आपका आइसोमर है दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो ट्रांस है, एक सिस है। लेकिन दो एल्कीन्स तो आगे हम पढ़ क्या रहे हैं, जो हमारे पास स्टेबिलिटीज होगी एल्कीन्स की। एल्कीन तो है, सपोज आपके पास 3-4 एल्कीन दिए हैं, तीनों चारों में मैंने ये पूछ लिया कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो आप कैसे बताएंगे, इन दोनों ये जो दो पॉइंट्स लिखे हैं इससे। अगर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो आप इससे बताएंगे, अगर आपके इससे सॉल्व होंगे तो आप इससे बताएंगे। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से। तो देखो इसमें ट्रांस है, इसमें सिस है, तो इसमें क्या करेंगे आप, देखो ट्रांस में क्या है, दोनों जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, दोनों जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, दोनों ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है। अगर इसमें बात करें
सिस में बात करें तो हमारे पास जो बड़े वाले ग्रुप्स है यानी अल्काइल ग्रुप्स है, दोनों क्या है, सेम साइड है। अगर हमारे पास जो बड़े वाले ग्रुप्स हैं अल्काइल ग्रुप्स है, अगर वो ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है तो इनमें क्या हिंड्रेंस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि क्राउडिंग क्या है, ऑपोजिट साइड है, सेम साइड तो नहीं है। अगर वो ऑपोजिट साइड होगी क्राउडिंग तो इनमें हिंड्रेंस नहीं होगी। हिंड्रेंस नहीं होगी तो हमारे पास एल्कीन जो होगी वो स्टेबल होगी। ठीक है, तो हमारे पास हम ये बोलेंगे कि ट्रांस में क्या है, हमारे पास जो अल्काइल ग्रुप्स है दोनों डिफरेंट साइड है। डिफरेंट साइड प्रेजेंट होने के कारण इसकी जो ट्रांस जो एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू सिस एल्कीन। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में जो मैंने लाइन लिखी है, लाइन पढ़िए पहले, उसके बाद मैं आपको ये ऑर्डर बताऊंगी। ठीक है, देखो, द मोर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स द ग्रेटर द स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, देखो हमारे पास एल्कीन्स तो होगा क्योंकि चैप्टर हमारे पास एल्कीन चल रहा है, एल्कीन होगा, लेकिन जिस भी एल्कीन के पास आपके पास जितने भी आपके ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स अटैच होंगे, जिस भी एल्कीन के साथ आपके पास ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर? कैसे? अब देखो इसमें मैंने ना ऑर्डर लिखा है, अब ये ऑर्डर डिस्कस करना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है, एल्कीन तो है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो पहले स्ट्रक्चर है इसमें जो अल्काइल ग्रुप है, इसमें इस साइड भी दो है, इस साइड भी दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि ड्यू टू ये दो लाइन मैंने लिखी है कि नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जिस भी एल्कीन में ज्यादा होंगे, आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, जिस भी एल्कीन में ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब स्ट्रक्चर सेकंड देखिए, यहाँ पर दो अल्काइल है लेकिन यहाँ पे एक अल्काइल है तो इससे कम स्टेबल हो गया। अगर थर्ड में देखेंगे तो एक साइड तो दो अल्काइल है लेकिन एक साइड तो मैंने अल्काइल ही हटा दिया तो ये इससे कम स्टेबल है। इसमें देखें तो एक साइड मैंने पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप हटा दिया, एक साइड हमारा अटैच है तो ये एक ही अटैच है, दो नहीं अटैच, एक अटैच है तो हमारे पास ये इससे कम स्टेबल हो गया। लास्ट वाले में मैंने दोनों अल्काइल ग्रुप भगा दिए हैं तो वो सबसे कम स्टेबल होगा। देखो जो ये हमारे पास स्टेबिलिटी चल रही है ये किससे आई है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत नॉलेज है हाइपर कॉन्जुगेशन का वो समझ लेगा ये पॉइंट, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को हाइपर कॉन्जुगेशन का नॉलेज नहीं है तो क्या करेंगे, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखेंगे, मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा रखा है। ठीक है, तो वीडियो देख लेना, इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन की वीडियो और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, वो वीडियो आप क्लिक करेंगे उसमें मैंने आपको करवा रखा है तो आप देख लेंगे। ठीक है, इतनी बात ओके। तो ये चलेगा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन में बेसिकली हमारे पास होता क्या है, देखो जो भी हमारे पास एल्कीन होगी, एल्कीन के साथ हम बेसिकली देखते क्या है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी हैं, ये तो हमारे पास 2 ब्यूटीन है, ये हमारे पास क्या है, 1 ब्यूटीन है। अब 2 ब्यूटीन में और 1 ब्यूटीन में आपको बताना क्या है कि दोनों में से स्टेबल कौन सी है, तो 2 ब्यूटीन जो होती है हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर इसी पॉइंट से हम यहाँ पे डिस्कस करें कि हमारे पास देखो ये क्या है, एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाले आपके पास क्या देखने हैं, अल्काइल ग्रुप। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो एल्कीन आपकी ज्यादा स्टेबल होगी। अब इसमें बात करें, देखो ये क्या है, आपको बिल्कुल एल्कीन का जो नेबर है ना, एल्कीन के बिल्कुल साथ वाला वो कार्बन एटम देखना है, वो अल्काइल ग्रुप देखेंगे, बाकी चाहे चेन में कुछ भी चलता रहे वो नहीं देखेंगे। एल्कीन यानी जो एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाला जो भी कार्बन एटम होगा सिर्फ उसी को काउंट किया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें देखें तो ये एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाला जो ये मिथाइल है ये वाला और ये वाला, यानी कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें 2 आ गया। अगर इसमें बात करें, ठीक है, ये क्या है आपके पास एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाले कार्बन कितने हैं, अल्काइल ग्रुप कितना है, 1 है, इसको काउंट नहीं करोगे, चाहे चेन कितनी भी बड़ी हो, चाहे 100 कार्बन लगे हैं, नहीं देखना आपको, बिल्कुल साथ वाला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एल्कीन के साथ वाला CH2 यानी ये यहाँ पे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो अब इसको काउंट करेंगे। अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास आंसर तो आ गया कि हमारे पास 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है 1 ब्यूटीन से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे पास 1 अल्काइल ग्रुप अटैच है डबल बॉन्ड के साथ। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन का आइडिया मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ कि हम देखते क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो अल्काइल ग्रुप ये भी है, अल्काइल यानी ये जो एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाला कार्बन होता है हमारे पास अल्फा कार्बन, एल्कीन के साथ वाला क्या होता है, अल्फा कार्बन। ठीक है, अगर इसकी बात करें जो एल्कीन है, एल्कीन के साथ वाला अल्फा कार्बन। क्लियर?
अब जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम क्या करते हैं, जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन जो एटम होता है, उस कार्बन एटम के साथ वाले जो हाइड्रोजन एटम अटैच होते हैं, जैसे ये, ठीक है, कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये साथ वाले हाइड्रोजन है, इनको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। कितने हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। अब इसमें देखो सिर्फ साथ वाला देखना है, तो साथ वाला काउंट कर रहे हैं हम अल्फा कार्बन, तो इसमें हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अल्फा कार्बन। कितने हैं, 2 अल्फा कार्बन। अब देखो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोलता है, जितने भी ज्यादा हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में, उतनी ही उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो हमारे पास कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 है। अगर इसकी बात करें तो 2 है, तो दोनों में से स्टेबल हमारा कौन सा होगा, ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 2 ब्यूटेन आपका ज्यादा स्टेबल आएगा। तो अगर आपके पास स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन्स की बात आती है तो आप सिर्फ ये 2 पॉइंट्स देखेंगे, दोनों पॉइंट से आपके सॉल्व हो जाएंगे। वैसे मोस्टली आपके पास जो पॉइंट पूछते हैं वो ये सेकंड जो पोजीशन, ये सेकंड पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आता है, इससे कम आएगा। ठीक है, लेकिन कर लेना, इसको याद में रख लेना, लेकिन ये सेकंड वाला ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा याद है क्योंकि इसमें ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई गलती होने के चांसेस यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे तो साफ साफ दिखता है ट्रांसिस है, चलो ठीक है ये तो हम कर देंगे, लेकिन गलती इसमें होती है, स्टूडेंट्स कर देते हैं, जिनको हाइपर कॉन्जुगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आता वो फंस जाएगा, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट पता है अच्छे से वो कर जाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, अगर आपको नॉलेज नहीं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उस पर क्लिक करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन देख के आएंगे। क्लियर, अभी हम आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये वाला, इसको अपनी नोटबुक पे पहले उतार लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास मेथड है वो है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। देखिए इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगी, इसका मैकेनिज्म भी करवाऊंगी, पहले मैकेनिज्म होगा, उसके बाद ओरिएंटेशन होगी ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज हैं हैलाइड ग्रुप की और एल्काइल ग्रुप की, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में होता क्या है बेसिकली, कि इसमें हमारे पास जो आपके पास H और X है ये दोनों क्या होंगे, बाहर हो जाते हैं। किस तरीके से, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मैं अल्केन सिंपल लिया है, यहाँ पे हमारे पास KOH लिया है जो अल्कोहलिक KOH है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास KX जाएगा बाहर, पहले तो ये KX जाएगा, उसके बाद ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसका हम मैकेनिज्म से देखते हैं, यहाँ पे देखो CH3 CH2 Cl डाला है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक तो KCl निकल, जैसे KCl निकल गया बाहर, KCl और वाटर मॉलिक्यूल कोई भी निकल जाएगा, यहाँ पे एल्कीन आ जाएगी। लेकिन इसको अगर मैकेनिज्म से देखें तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, इस तरीके से ये X ग्रुप लगा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला OH नेगेटिव है और पोटाशियम क्या है आपके पास पॉजिटिव। यहाँ जो OH नेगेटिव क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, OH नेगेटिव यानी या कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले लो, OH नेगेटिव ले लो, जो यहाँ पे है OH नेगेटिव, वो क्या करेगी, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपने पास अब्स्ट्रैक्ट यानी खींच लेगा। अगर मान लो ये OH नेगेटिव है, ये जो खींच रहा है इसको न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन ले जाएगा तो ये क्या बना देगा, वाटर, यानी जो वाटर है वो तो यहाँ से निकल गया बाहर। जब ये हाइड्रोजन जाएगा विदाउट बॉन्ड जाता है तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके जाएगा और इसको क्या कर देगा बाहर, ये जाएगा X नेगेटिव की फॉर्म में और ये क्या है आपका K पॉजिटिव की फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से KX निकल जाएगा, तो KX आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो हमारे पास जो मैकेनिज्म है इसका ये वाला है कि इस तरीके से हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। हमारे पास क्या है, अल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, इस मैकेनिज्म से चलता है कि हमारे पास क्या आएगा, बेस आएगा, इसको ले जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को E2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि E1 और E2 हमने पढ़ा हुआ है, यानी SN1 SN2 ही है। ये क्या है, हमारे पास E2 एलिमिनेशन है। E2 एलिमिनेशन में हम बेसिकली करते क्या है, हमारे पास क्या है, ये 1 स्टेप मैकेनिज्म चलता है। 1 स्टेप मैकेनिज्म में क्या है, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, बाहर से क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा,
जाएगा, यहाँ से ले जाएगा इस एल्कीन को यहाँ पे, सॉरी डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट करेगा और यहाँ से जो हलाइड है इसको बाहर निकाल देगा। पहले इसने क्या किया, यहाँ से अटैक किया, हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, बॉन्ड को शिफ्ट किया और यहाँ से ही हटा दिया। अब जो सारा प्रोसेस है ना, इसका अटैक करना, इसका यहाँ पे शिफ्ट होना, इसको बाहर निकलना, ये सारा क्या चलता है, एक ही स्टेप में चलता है। तो E2 एलिमिनेशन में होता क्या है कि एक स्टेप में सारा कुछ हो जाता है और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, E2 एलिमिनेशन। देखिए अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एल्कीन होगी। अगर यहाँ पे कोई सिंपल एल्कीन दे रखी है तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन हमारे पास अगर डिफरेंट एल्कीन दे रखी है, डिफरेंट इन द सेंस, मैं अभी आपको एग्जांपल दे देती हूँ, उसमें हमारे पास क्या बनते हैं, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो दोनों प्रोडक्ट्स में मुझे ये बताना होगा कि स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल कौन सा है और लेस स्टेबल कौन सा है। जो स्टेबल है वो ज्यादा स्टेबल क्यों है, इसका रीजन भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो ये चीजें हम करते हैं, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं आपको ओरिएंटेशन स्टार्ट करवा देती हूँ, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाली हमने ली है, ठीक है। यहाँ पे QH लिया है, इसके दो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेंगे देखो। अब हमारे पास जो ये Cl है ना, इसको मैं इस तरीके से लिखती हूँ, ये वाला Cl हमारा निकल क्या रहा था, एक हाइड्रोजन निकल रहा था इसमें, एक हाइड्रोजन और एक Cl, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास होता क्या है, हमारे पास पहले क्लोरीन बाहर निकलता है, ठीक है। हमारे पास पहले क्या निकलता है, क्लोरीन बाहर निकलता है। तो मैंने जब यहाँ से क्लोरीन को हटाया तो इसमें क्या आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो क्लोरीन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगी और इस कार्बन पे क्या आएगा, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। जब ये आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, समझ रहे हो, क्लोरीन निकल गया, पॉजिटिव आ गया। अब इस कार्बन पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन को स्टेबल करने के लिए क्या होगा, एक तो ये या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दे, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाए अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर दे, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। पहली चीज तो होगी कि यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकाल दूं, ठीक है। इस हाइड्रोजन को मैंने इस तरीके से लिख दिया, नीचे लिख करके लिखो भाई, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ से कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, मैंने ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है, और यहाँ से इस क्लोरीन को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। एक तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन सकती है, ठीक है। एक हमारे पास क्या हो सकता है कि यहाँ से तो क्लोरीन तो जाएगा, ऑब्वियस है, यहाँ से कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन चला जाए और बॉन्ड को शिफ्ट कर दे। तो एक ये चीज बन सकती है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक तो ये बन सकती है, लेकिन इन दोनों में से मुझे ये बताना है, इन दोनों में से क्या बताइए, 2 ब्यूटीन है, ये 1 ब्यूटीन है। 2 ब्यूटीन और 1 ब्यूटीन में मुझे ये बताना है कि स्टेबल कौन सी, अभी पीछे किया है, ठीक है। ये 2 ब्यूटीन और ये 1 ब्यूटीन। अब मुझे आप बताओगे कि मैंने इसका रीजन आपको बता दिया भाई, इसका रीजन अभी पीछे किया है कि 2 ब्यूटीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि हमारे पास जो भी एल्कीन होगी, एल्कीन पे जितने भी ज्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल, ठीक है, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल। अब देखो ये एल्कीन है, एल्कीन के बिल्कुल साथ वाला देखना है आपको, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप, ये भी अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप्स है। यहाँ पे देखोगे ये एल्कीन है, इस पे कितने हैं, बिल्कुल साथ वाला देखना है, तो एक अल्काइल ग्रुप स्टेबल है आपका, ठीक है, सॉरी प्रेजेंट है आपका, ठीक है। एक ही अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे कितने हैं अल्काइल ग्रुप, 2। तो हमारे पास ये क्या है, ये मोर स्टेबल बनती है, ये स्ट्रक्चर आपकी मोर स्टेबल है, यानी हमारे पास 80% तो सोल्यूशन ये आएगा, ठीक है। 80% हमारी ये बनती है और बाकी का जो बचा 20% है वो हमारी पास ये बनती है, यानी इसको हम बोल देंगे लेस स्टेबल, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लेस स्टेबल। अब देखो यही चीज है कि जो हमने किया था हाइपर कॉन्जुगेशन, कि जितने ज्यादा अल्काइल, जैसे ये अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन है, कितने हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बस वही केस आएगा जो हमने पीछे किया था। जितने नंबर ज्यादा, जितने भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे वो एल्कीन हमारी क्या होती है, ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो यही चीज हमने की थी, ओके। ये तो हमारी बात हुई ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अगर हम बात करें रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ हैलाइड्स एंड अल्काइल ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं इसकी,
ये चीज थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो हाइड्रोजन निकलता है, एक हमारे पास ये हैलाइड, ये जो एक्स ग्रुप है यानी जो हैलाइड ग्रुप है वो निकलता है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि हमारे पास देखो अगर ये हैलाइड ग्रुप, अगर ये वाला हैलाइड ग्रुप स्टेबल ही हुआ तो ये क्यों निकलेगा, मुझे ये बताओ, ठीक है। नहीं निकलेगा ना, तो इसका मुझे क्या बताना है, ऑर्डर बताना है कि सबसे जो फास्ट हैलाइड ग्रुप है वो कौन सा निकलता है। तो सबसे जो फास्ट होगा हमारे पास जो ऑर्डर चलता है वो चलेगा आयोडीन सबसे फास्ट निकलता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही चलता है। तो जो नीचे वाला आयोडीन है, नीचे वाला आयोडीन है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। नीचे वाला आयोडीन ये क्या होता है, साइज बड़ा होता है आयोडीन का, और फ्लोरीन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। जो बड़ा वाला होगा वो सबसे पहले निकलेगा, यानी आयोडीन पहले निकलता है, उसके बाद ब्रोमीन निकलेगा, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन। यानी आप ये बोल सकते हो जिसका साइज बड़ा होगा, ठीक है, जो बड़ा होगा सबसे, यहाँ पे बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो वो इजिली फटाफट से निकल जाएगा। अगर छोटा ग्रुप लगा हुआ है तो पहले तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। छोटा ग्रुप प्रेजेंट होना वो क्या करता है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बना लेता है, जिसके कारण बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो ग्रुप बाहर नहीं निकलता। लेकिन बड़ा ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इजिली निकल जाता है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, ठीक है। कार्बन और उसमें आयोडीन में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा तो इजिली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ऑर्डर हमारा आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन चलता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें कि हमारे पास इसको क्या किया था, बेस आया था ना, यहाँ से बेस आया था, बेस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, यहाँ से ये निकला, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट हो जाए, अगर अल्काइल ग्रुप ज्यादा प्रेजेंट हो जाए तो वो हमारे पास क्या चलेगा, जो रेट है वो फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास टर्शरी का ऑर्डर पहले आएगा, फिर सेकेंडरी का आएगा, सेकेंडरी फिर आएगा हमारे पास प्राइमरी। किस तरीके से, देखो ये ही कार्बन एटम लगा लेते हैं, इस पे हमारे पास 3 मिथाइल है, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है। अब देखो अब ये कार्बन है, कार्बन पे हाइड्रोजन कितने अटैच है, तीन हाइड्रोजन है। एक तो यहाँ लगा, खोल के लिख लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो। अब बेस के पास देखो कितनी ज्यादा हो गया कि बेस तीनों हाइड्रोजन में से कुछ भी अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, चाहे लेफ्ट वाला करे, राइट वाला करे, चाहे ऊपर वाला करे, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। वो क्या है, तीन हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, क्लियर है। चाहे इसको कर ले, चाहे वो इसको कर ले, यहाँ से हटा दे हाइड्रोजन, चाहे ये वाले तीनों हाइड्रोजन कोई भी हटा दे, तो बेस के पास ज्यादा यहाँ पे हो जाता है कि वो कोई भी हाइड्रोजन हटा सकता है। पहले एक हाइड्रोजन हटा सकता है, दूसरा भी हटा सकता है, तीसरा भी हटा सकते हैं, यानी जितने ज्यादा हमारे पास अल्काइल ग्रुप्स होंगे, ठीक है, उतनी हमारे पास रेट हो जाता है रिएक्शन का। तो हम क्या बोलेंगे, जो टर्शरी ऑर्डर क्या आएगा इसका, टर्शरी आएगा, सेकेंडरी आएगा और प्राइमरी आएगा, ठीक है। ये तो हमारे पास बात हुई रिलेटिव रिएक्टिविटीज की, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है, ये पहले हमने पढ़ी है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, पहले हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा है। सेकंड हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसका भी हम मैकेनिज्म करेंगे, बहुत चीजें उसमें भी करने वाली हैं। जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी तक उसके आप नोट्स बनाइए पहले। सेकंड टॉपिक यहाँ का, इसका जो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है सेकंड, वो स्टार्ट हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड हम पढ़ते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। जो हमारे पास सेकेंड है वो क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपके पास अल्कोहल ग्रुप दिया हुआ है, उसका डिहाइड्रेशन करनी है, यानी हमारे पास ये ग्रुप दिया हुआ है, प्रेजेंस ऑफ सूटेबल एसिड, कोई भी आपको एसिड दिया होगा सूटेबल, ठीक है, उसके प्रेजेंस में हमारे पास एल्कीन बनती है, ठीक है। लेकिन ये बनेगी कैसे, इसकी हमें पहले इसका मैकेनिज्म करते हैं, फिर जो मैकेनिज्म हम करेंगे उसके एविडेंसेस करेंगे, ठीक है। एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको प्रिपरेशन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, पूछ लिया जाता है ये वाला, और जो मैं पीछे मैंने आपको करवाया है वो, ठीक है। अगर पूछ लिया तो उसको आपको ना सारी चीजें उसकी देनी पड़ेंगी, पहले मैकेनिज्म दोगे, फिर उसके एविडेंसेस भी आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो भी सारी हम चीजें पढ़ेंगे। पहले हम इसका पढ़ते हैं मैकेनिज्म। देखो सपोज आपको यही करवा देती हूँ, ठीक है। मैं ये दे रखा है, इसमें मैंने अटैक किया एसिड का हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन से क्या जाएगा, H जाएगा, और वो H कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन OH पे चला जाएगा, ठीक है। क्या होएगा, H यहाँ पे OH2,
ठीक है जी, ये चीज हो जाएगी। यहां से क्या होएगा, OH2 आ गया। अब देखो OH तो स्टेबल होता है, लेकिन जो वाटर है, जो वाटर होता है H2O, वो क्या होता है हमारे पास लिविंग, अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है। OH हमारा बैड लिविंग ग्रुप है। इस बैड लिविंग ग्रुप को गुड लिविंग में चेंज करने के लिए मैंने यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जो बैड लिविंग ग्रुप है वो गुड लिविंग में चेंज हो गया और यहाँ से ये बाहर हो गया। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन जनरेट हो गया। यहाँ से हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो क्या चला जाएगा, बॉन्ड देके बाहर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है। यहाँ पे हमारे पास एल्कीन बनेगा और यहाँ से वाटर बाहर। ये चीज हुई है, ये था हमारे पास इसका मैकेनिज्म, बहुत इजी मैकेनिज्म है, ये इसका मैकेनिज्म है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप लिखेंगे पहले, भाई मिक्स मत कर देना, ये मैकेनिज्म है और ये रिएक्शन है। ठीक है, ये सिंपल एक रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है। अब हम इसका ना एविडेंसेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, ये उतारेंगे, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन लिखेंगे, मैकेनिज्म लिखेंगे, उसके बाद हाइडिंग डालेंगे, एविडेंसेस जो हमने मैकेनिज्म किया है ये वाला, इसके जो एविडेंसेस हैं वो बताने हैं मुझे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। देखिए अब हम करते हैं एविडेंसेस। यहाँ पे 3 एविडेंसेस हम करेंगे। जो पहला एविडेंस है वो हमारा है रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, और सेकंड हमारे पास है ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो पहला आपको मैं करवाती हूँ। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास ये है अल्कोहल, OH होता है यहाँ पे H, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, OH, जब मैंने इसको हाइड्रोनियम आयन से इसकी रिएक्शन करी तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, OH2, यही आएगा। यहाँ से अब ये बाहर निकलेगा तो यहाँ से हमारे पास इस कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा, ये कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा। देखो अब ये क्या है, जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे बना है, ये इंटरमीडिएट जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल। अब देखो किसी को शौक तो है नहीं कि वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबल में जाए, शौक तो नहीं है ना उसको। देखो कोई भी चीज होती है जब स्टेबल होती है वो अनस्टेबल में, जो अनस्टेबल तब बनती है जब उसको स्टेबल करने के लिए उसके ऊपर ग्रुप्स प्रेजेंट हो। समझ रहे हो मेरी बात। अगर यहाँ पे OH ये स्टेबल था, ठीक है, आराम से बैठा था, अब इसने यहाँ से H ले लिया, यहाँ से निकाल दिया, अनस्टेबल की तरफ चला गया। अगर यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, अगर ये कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाए तो यहाँ से जो हमारे पास OH यहाँ से निकलता है, जो ये प्रोसेस हो रहा है कार्बोकेटाइन बनाने के लिए, वो क्या होता है, फास्ट होने लगता है। समझ रहे हो मेरी बात, वो क्या होता है, फास्ट होने लगता है, यानी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये इंक्रीज कब होगा, अगर इसके ऊपर जो ग्रुप्स हैं इस तरीके से लगे हों कि ये जो कार्बोकेटाइन को स्टेबल कर दें। ठीक है, तो हमें ये जो ऑर्डर है, जो इसमें ऑर्डर चलता है, जो फर्स्ट यहाँ पे गया रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसमें जो ऑर्डर है हमारे पास क्या चलता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। यानी यहाँ पे हमारे पास अगर टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते, इस कार्बन के ऊपर टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते, तो वो क्या करते, अपना प्लस आई इफेक्ट लगाते। प्लस आई इफेक्ट के कारण जो एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन रहा है इसको क्या कर देंगे, वो स्टेबल कर देंगे, जिसके कारण जो एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ से वो क्या होएगा हमारे पास, अगर इसके ऊपर टर्शरी अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, इजी से कार्बोकेटाइन बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो कार्बोकेटाइन बन भी जाता है तो वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर ऐसे ग्रुप प्रेजेंट है जो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात। इसलिए टर्शरी का ऑर्डर आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, CH3, CH2, CHOH, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल की एग्जांपल हम ले लेते हैं इसकी, CH3, CH2, CHOH, CH3। ठीक है, यहाँ से अभी हमने बताया कि OH को कोई भी हाइड्रोनियम आयन आएगा वो H दे देगा, OH निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो पहले इसमें हम कार्बोकेटाइन बनाते हैं OH निकाल के, प्रोसेस मैंने बता दिया पहले, तो सीधा कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास एक कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है, ये एक कार्बोकेटाइन हमारा बनेगा। तो इसमें ना 2 स्टेप होंगे।
ठीक है। तो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब इस कार्बोकेटाइन को देखो स्टेबल करने के लिए कहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन देके डबल बॉन्ड बनाएगा और इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करेगा, ये भी देके यहाँ पे बनाएगा और इसको स्टेबल करेगा। यानी दो चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, यानी दो प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे बन सकते हैं। एक तो ये प्रोडक्ट बन सकता है और दूसरा ये। यानी एक 2 ब्यूटीन बन सकता है, एक प्रोडक्ट एक बन सकता है हमारा 1 ब्यूटीन। एक तो ये 2 ब्यूटीन, ये 1 ब्यूटीन है, ठीक है। तो अभी हमने किया है, पहले भी किया है, 2 ब्यूटीन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि वही चीज जितने ज्यादा जो ये एल्कीन है इसके साइड में जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगी। कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं? 2 हैं। इसमें साथ वाला देखना तो अल्काइल ग्रुप कितने प्रेजेंट हैं? 1 है, तो ये कम स्टेबल है इससे, ठीक है। तो ये 80% बनता है हमारा, ये बनता है हमारे पास 20%, यानी ये मोर स्टेबल है, ठीक है। तो हम देख किससे रहे हैं वैसे? सेटजेफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेटजेफ ले लो, सेटजेफ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। जो एल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड होती है, यानी जो एल्कीन हाईली सब्स्टिट्यूटेड यानी जिसके आसपास बहुत सारे ग्रुप्स लगे हों, मतलब ये एल्कीन के आसपास कितने लगे, आसपास इन द सेंस बिल्कुल नेबर वाले कितने लगे हैं? 2, ठीक है। तो ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू सेटजेफ रूल। तो सेटजेफ रूल तो यही बोलता है ना, जिस एल्कीन जो होता है हमारे पास अगर उसके आसपास ज्यादा अल्काइलेटेड ग्रुप्स लगे हो तो वो ज्यादा स्टेबल होगी एल्कीन। यहाँ पे कितने लगे? सिर्फ एक ही, बिल्कुल साथ वाला देखना सिर्फ एक ही है, तो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है तो ये लेस स्टेबल है, यानी ये हमारा मोर स्टेबल बनेगा, ये लेस स्टेबल बनेगा, ठीक है। आगे हम करते हैं, एक एविडेंस हमारा रह गया है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। एविडेंस हम करते हैं यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फॉर्मेशन ऑफ अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे एग्जांपल मैंने ली है, ये यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो OH पहले निकलता है आपका, यहाँ से H देगा इसको, यानी हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन होगी, H निकलेगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन जनरेट होगा, यहाँ से बनेगा ना कार्बोकेटाइन। अभी मैंने बताया आपको कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब इस कार्बोकेटाइन को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ से ही आएगा, क्योंकि यहाँ से आसपास तो कुछ है ही नहीं इसको अटैच करने देने के लिए हाइड्रोजन, तो यहाँ से हाइड्रोजन आना चाहिए, तो इसको डबल बॉन्ड यहाँ पे आना चाहिए था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये बनना चाहिए था प्रोडक्ट, लेकिन हमारा ये जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, ये वाला अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, ये स्टेबल बनता है, ये 80% बनता है और ये 20% बनता है। क्यों? ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, लेकिन ये आपका मेन प्रोडक्ट है। अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बट मेन प्रोडक्ट। क्यों? ठीक है, क्यों होगा? अब देखो इसका रीजन आएगा आपका हाइड्राइड शिफ्ट आ सकता है या फिर अल्काइल शिफ्ट आ सकता है। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है? देखो हाइड्राइड जो शिफ्ट होता है, सपोज आपके पास ये वाला कार्बन है, यहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ आपके पास हाइड्रोजन आया है इस तरीके से, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे अटैच है। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे चला जाए, मतलब अपनी जगह चेंज कर ले, हाइड्रोजन यहाँ आ जाए, ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाए। मतलब यहाँ से ये चीज हो सकती है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाए। क्लियर है? ये चीज होगी, तो इसको बोलेंगे हम हाइड्राइड शिफ्ट। अगर हमारे पास ये ना होके ये हो जाए, ये ना होके ये हो जाए कि यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपके पास ये कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे H था, हाइड्रोजन ने शिफ्ट किया, तो इसका नाम हो गया हाइड्राइड शिफ्ट। इसका नाम हो गया हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अगर यहाँ से अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो जाए, अपनी जगह छोड़ के कार्बोकेटाइन को शिफ्ट कर दे और R ग्रुप शिफ्ट हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अल्काइल शिफ्ट, सॉरी आर आएगा यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे अल्काइल शिफ्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। तो ये चीज होती है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट एग्जाम्पल से, वो चीज करते हैं। तो देखो ये पहले उतार लीजिए आप, हो गया? तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट हम करते हैं, यहां से पहले मैं क्या भेजूंगी बाहर, ये हाइड्रोनियम आयन आएगा, H देगा, OH जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा हमारा कार्बोकेटाइन, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन,
ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, शिफ्टिंग हाइड्राइड शिफ्ट होगी, हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्रोजन शिफ्ट, मतलब ये H क्या जाएगा यहाँ पे, कार्बोकेटाइन यहाँ पे, ठीक है। क्या बनेगा CH3 CH2 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे आपका CH3 यानी कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन क्या दे दे, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन इस तरीके से लिख लेते हैं, ये क्या देगा, इसको बॉन्ड देगा। जब ये इसको बॉन्ड देगा तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो ये आपका जो अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3, ये चीज, ये आपका अनएक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट है वो किससे बना है, हाइड्राइड शिफ्ट से। तो इस तरीके से भी कई बार हो जाता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको करके आना है, ठीक है। तो कई बार जो एग्जाम्पल है, जो एग्जामिनर्स होते हैं ये वाले एग्जाम्पल डाल देते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते हैं, अल्काइल शिफ्ट करवा देते हैं, ठीक है। तो उससे भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि OH गया उसके बाद शिफ्टिंग आपने हाइड्रोजन करवा दी एज इट इज प्रोडक्ट आएगा। तो इस तरीके से आजकल एग्जाम में नहीं पूछते, आजकल एग्जाम में ये चीज पूछने लगे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट, अल्काइल शिफ्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये चीजें भी होती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको आनी जरूरी है। तो 4 ऑप्शंस देख लेना, ऐसा नहीं है कि 4 ऑप्शंस में आपके पास अल्काइल भी डाल दिया, अल्काइल भी डाल दिया और हाइड्राइड भी डाल दिया, ऐसे नहीं डालेंगे, दोनों में से एक ही डालेंगे, ठीक है। लेकिन आपको खुद मैकेनिज्म पहले करके देखना होगा, उसके बाद टिक करेंगे आप एग्जाम में, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम करते हैं आगे, अल्काइल शिफ्ट कर लेते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए अपनी नोटबुक पे, आगे हम स्टार्ट करते हैं अल्काइल शिफ्ट। अल्काइल शिफ्ट में आपको क्या करना है, आपको सेम चीज वैसे ही करनी है, हाइड्रोनियम आयन से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH बाहर निकल जाएगा और कार्बोकेटाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन और CH3, ठीक है जी। यहाँ पे क्या होगा अब, अल्काइल शिफ्ट होगा। इसमें किस तरीके से CH3 है, ठीक है, हाँ जी। तो क्या होगा, यहाँ से ये अल्काइल यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से CH3 यहाँ पे कार्बोकेटाइन, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 और ये CH3, ठीक है। इस हाइड्रोजन को खोल के लिखो, ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब इसको करने के लिए हाइड्रोजन क्या आएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा CH3 तो ये वाला आपका प्रोडक्ट बनने लग जाता है ड्यू टू अल्काइल शिफ्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी शिफ्टिंग चलती है, हाइड्राइड भी चल सकती है, अल्काइल भी चल सकती है। ये हमारा हो गया है। और कर लेते हैं हम यहाँ पे जो हमारे पास जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, 2 मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। 3rd हम करते हैं यहाँ पे स्टार्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करते हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब क्या है कि हमारे पास जो एक एडजेसेंट कार्बन पे क्या लगे होंगे, हमारे पास डाइहैलाइड्स, 2 ब्रोमीन हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको जिंक के साथ और इसे हीट करना है। यहाँ पे हमारे पास एल्कीन बनेगा और ZnX2 बाहर। अब इसका मैकेनिज्म कैसे है, देखो ये मैकेनिज्म लिखा मैंने, यहाँ पे सेम लिखा, x को मैंने क्या कर दिया, डिफरेंट साइड यानी दोनों को अपोजिट साइड लिख दिया। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, इसने अपना बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट किया और ये बाहर निकल गया। एक इंटरमीडिएट स्टेज बनाई जिससे ZnX के साथ अटैच हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ से एक बॉन्ड हमारा बन रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड हमारे यहाँ पे बन रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, ZnX, एक तो ये ZnX, एक ये वाला X, ये तो दोनों बाहर निकल जाएंगे ZnX2 की फॉर्म में, यहाँ से हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका मैकेनिज्म और यहाँ पे इसकी रिएक्शन डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, ठीक है। एक हमारी लास्ट रह गई है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में, वो भी हम कर लेते हैं यहाँ पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए 4th है हमारे पास कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। इसका मतलब क्या है, हमें एल्काइन दिया होगा, एल्काइन से हम क्या बनाएंगे, एल्कीन,
ठीक है। अब हम अल्काइन से एल्कीन तक रुकने के लिए हम एक सुटेबल कैटालिस्ट का यूज करते हैं कि हमारे पास अल्काइन से हम एल्कीन में ही जाएं, आगे एल्केन में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो वो सुटेबल कैटालिस्ट क्या है हमारे पास? लिंडलर कैटालिस्ट, ठीक है। क्या है? लिंडलर कैटालिस्ट। तो लिंडलर कैटालिस्ट क्या है? H2 प्लैटिनम CaCO3। हमारे पास क्या है? हेक्साइन है, ये हेक्साइन लिया हमने। लिंडलर कैटालिस्ट का जब हम यूज करेंगे, हम क्या है? अल्काइन से एल्कीन में ही रुक जाएंगे, आगे एल्केन में नहीं जाएंगे। तो हमारे पास जब हम लिंडलर कैटालिस्ट यूज करते हैं अल्काइंस को एल्कीन में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या आएंगे? सिस फॉर्म में। हमेशा किस में आएंगे? सिस में ही आएंगे, ठीक है। सिस 3 हेक्सीन रिजल्ट आएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आएगा। क्लियर? अगर यही रिएक्शन मैं कर दूं बर्च रिडक्शन से, अगर यही रिएक्शन मैं कर दूं बर्च रिडक्शन, सोडियम लिक्विड अमोनिया इसका रिएक्शन होता है। जब ये करेंगे हमारा जो रिजल्ट आता है, जो प्रोडक्ट आता है वो आएगा हमारे पास ट्रांस में, ट्रांस 3 हेक्सीन। याद रखना लिंडलर कैटालिस्ट से हम हमेशा हमारे पास सिस प्रोडक्ट्स बनते हैं। अगर बर्च रिडक्शन कर दी जाए तो हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशंस थी एल्कीन्स की। अभी देखो यहाँ पे हमने पहले सारा कुछ इसके जो भी बेसिक था वो मैंने आपको करवा दिया, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दी थी, आइसोमेरिज्म मैंने आपको करवा दी, और मेथड ऑफ प्रिपरेशंस मैंने आपको बता दिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने आपको करवाए हैं सभी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके मैकेनिज्म करके जाना, इसका ओरिएंटेशन करके जाना, जो भी रिएक्टिविटीज का ऑर्डर भी जो भी मैंने आपको बताया है वो सब चीज़ें आपको करके जानी है। यहाँ तक अपना चैप्टर पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक जितना मैंने आपको करवा दिया है ये सबसे पहले आप पढ़ के रखेंगे, तभी आपको जो आगे मैं करवाऊंगी तभी आपको समझ में आएगा। अगर देखो एल्कीन्स अगर आपको समझ में आया है तो साइक्लो एल्कीन्स हम करेंगे, उसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। उसमें क्या है, उसको साइक्लिक फॉर्म में चेंज कर देंगे, बाकी चीजें सेम ही रहेंगी, लेकिन इस चैप्टर को समझना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप क्या करेंगे, यहाँ तक वीडियो देखेंगे और इसको अच्छे से नोटबुक पे उतारेंगे, अपने जो भी मैंने करवाया अपनी लैंग्वेज में उतार लेना, जो भी रिएक्शन है वो लिख लेना, ठीक है। ये सारी चीजें करेंगे, ये पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे इसको। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो भी हम वीडियो आएगी उसमें मैं इसका नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।